देखिए जीके जीएस का क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हम क्लास नंबर 13 तक कवर कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर के जरूर देखिए और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी जीके जीएस का क्लास पढ़ने के लिए बैठिए तो आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठिए, या फिर एक कॉपी बना लीजिए जीके जीएस का, क्योंकि जब भी हम पढ़ाएंगे इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल ही यूजफुल होगा, और जो सिलेक्टेड है वही बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, चेचक टीके की खोज किसने किया? तो चेचक टीके के खोज 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, यदि जानते तो ठीक है, नहीं जानते तो आपको हम बता देते हैं। देखिए, चेचक टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। इससे संबंधित 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछता है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? ध्यान रखिएगा, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया? तो पोलियो वैक्सीन का खोज जब भी रहेगा तो आप मारिएगा जॉन ई साल्क ने, जॉन ई साल्क ने। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 सवाल पूछता है पोलियो से लेकर के। पोलियो के 2 तरह का वैक्सीन होता है, एक होता है आईपीवी और एक होता है ओपीवी। ओपीवी होता है ओरल, यानी मौखिक, जो डायरेक्ट मुंह में डालते हैं। ध्यान रखिएगा, ओपीवी जो मुंह में डालते डायरेक्ट बूंद वाला, वो होता है ओपीवी। आईपीवी का खोज दूसरा व्यक्ति ने किया है, ओपीवी का खोज दूसरा व्यक्ति ने किया है। तो वो आईपीवी का खोज जो किया है वो जॉन ई साल्क ने किया है। ध्यान रखिए, जॉन ई साल्क, जो कि निष्क्रिय था, मृत वैक्सीन, निष्क्रिय यानी मृत। और ओपीवी इसे जीवित कहते हैं, जीवित या कमजोर, कमजोर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन आता किस तरह एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। केवल लिखा हुआ रहेगा कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, ध्यान रखिएगा, केवल लिखा रहेगा पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, तो ऑप्शन में रहेगा जॉन ई साल्क, तो केवल जॉन ई साल्क ही मारना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि सवाल में लिखल रहेगा कि ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, देखिए दोनों सवाल में अंतर है कि नहीं, ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, तब मारिएगा अल्बर्ट सेबिन। ठीक है, अल्बर्ट सेबिन, चूंकि ओरल यानी ओपीवी वैक्सीन, जिसे लाइव वैक्सीन भी कहते हैं, ओपीवी वैक्सीन का खोज जो है अल्बर्ट सेबिन ने किया था। और आईपीवी जो निष्क्रिय था, ओपीवी जीवित है और आईपीवी मृत है। पहले दोनों में से जो खोज हुआ था वो खोज हुआ था आईपीवी का ही। इसलिए जब कभी भी सवाल में पूछता है कि केवल पूछ ले कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, एक वर्ड में पूछे पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, सीधा मारिएगा जॉन ई साल्क। जब तक लगा नहीं दे उसमें कि ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, तब तक आप जो है अल्बर्ट सेबिन नहीं मार सकते हैं। ठीक है, तो यदि सवाल में लिख दे ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया, तब अल्बर्ट सेबिन मार सकते हैं। हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। आगे है, इक्केबाना किस देश की पुष्प विन्यास प्रणाली है? इक्केबाना क्या आता है? एक फूल की सजावट, जैसे घर द्वार में आप सजावट नहीं करते हैं, उसी तरह जो है जापान में भी फूल का सजावट करता है। जो सजावट करता है वो शैली कहलाता है इक्केबाना। जैसे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे देख सकते हैं ये फूलों की सजावट है, इसी तरह से ये इक्केबाना शैली में ही सजाया गया है। तो इसी तरह से जापान में जो है सजावट किया जाता है, फूलों को अपने घरों में जो है सजावट किया जाता है। और ये जो शैली कहलाता है जापान में, ये कहलाता है इक्केबाना। तो वही पूछा आपसे कि इक्केबाना फूलों की जो विन्यास सजावट की प्रणाली है वो किस देश में प्रचलित है, तो आपको हम बता देते हैं। तो ये इक्केबाना फूलों की सजावट की प्रणाली जापान में प्रचलित है। इसमें याद रखिए कि जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। ध्यान रखिएगा, टोक्यो है। कई बार आप इस तरह की कहानी भी सुने होंगे कि एक मास्टर था और विद्यार्थी था, उसका मास्टर रिलेशन में ही था। तो विद्यार्थी बोला था कि सर हमें बताइएगा एग्जाम में। तो बच्चा ने पूछा कि सर जापान की राजधानी कहाँ है, तो टीचर ने जवाब दिया टोका जो टोका फिर ना टोक्यो। बच्चा तो समझ नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जापान की राजधानी टोक्यो। इस तरह से भी अभी कभी कभी कहानी सुने होंगे बचपन में। तो यहाँ कहता है इक्केबाना पुष्प विन्यास प्रणाली किस देश में प्रचलित है, जापान में। और जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, कौन सा विटामिन जो है, कौन सी विटामिन गर्म करने पर, यहाँ विटामिन लिखा गया है, इसे लिखिएगा विटामिन, ध्यान रखिएगा ये विटामिन है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? जो विटामिन सी होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ध्यान यहाँ रखिएगा, विटामिन ए रतौंधी के लिए प्रचलित है। कहते यदि पूछ ले कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। पूछ ले बैरी बैरी रोग जो होता है किस विटामिन के कारण होता है, बैरी बैरी जो है विटामिन बी की कमी यदि हो गया तो बैरी बैरी रोग होगा। विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी होगा। और ध्यान रखिए विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग होगा। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में, ध्यान रखिएगा। बी के बारे में हम आपको बता देंगे डिटेल, इसका कोई ऑथेंटिक क्लियर नहीं लिया क्योंकि इसमें 2-3 ऑप्शन दिया जाता है। और सी सबसे ज़्यादा जाकर के आंवला में। आगे बढ़ते हैं, और डी के बारे में आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस और जवानी में जो है
ऑस्टियोपोरोसिस यानी वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। और यदि पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी है तो कल पूछे तो आपको भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत मतलब समझते हैं, इस तरह ये भारत है, इधर जो साउथ, इधर जितना भी राज्य है ये सभी क्या है? दक्षिण भारत में आता है। तो इधर जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो गोदावरी है। और यदि पूछ ले ऑल ओवर पूरे देश में कौन सा सबसे लंबी नदी है तो वो गंगा नदी है, जो कल हम आपको बताए थे। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछ ले कि देखिए ह्वेनसोंग जो है चीनी यात्री थे और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। एक सवाल और पूछता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? फाहियान भी चीनी यात्री थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, तो साइड से रखिएगा। यदि कोई सवाल में देखिए फाहियान किसके दरबार में आए थे भारत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसोंग हो या फाहियान हो, दोनों ही चीनी यात्री थे। ठीक है, दोनों ही भारत आए थे। आगे, लंपट मूर्ख किसे कहा था? लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो है किसे कहा था? जहांदार शाह को कहा जाता है। एक पॉइंट याद रखिएगा साइड से, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। खास करके औरंगजेब हिंदू मूर्तियों को तोड़ने में भी इसका बहुत बड़ा प्रचलित नाम है। तो जिंदा, यहाँ सवाल में एक ही रहेगा, लंपट मूर्ख किसे कहा था? जहांदार शाह को। और जिंदा पीर किसे कहा जाता? औरंगजेब को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? देखिए, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन है। ध्यान रखिएगा। अब कहिए ये जनपद महाजनपद क्या है? सुन लीजिए, प्राचीन भारत में जो है 16 महाजनपद थे। जैसे अभी भारत में क्या है, टोटल 28 राज्य हैं। उसी तरह से पहले राज्य नहीं थे, पहले जनपद। जैसे मगध जनपद बिहार में प्रचलित क्या है? मगध जनपद। तो पूरे देश में 16 जनपद ही मटे हुए थे। अब वो धीरे धीरे करके जा करके अब हम लोग वर्तमान में क्या कहते हैं? राज्य कहने लगे। ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद में से आपसे पूछा एक जनपद का नाम, अवंती जनपद का नाम क्या पूछा है? अवंती जनपद की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए, उज्जैन की राजधानी कहाँ है? अवंती। तो वही पूछ रहा, अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बैकाल झील कहाँ स्थित है? देखिए, बैकाल झील जो है सोवियत संघ यानी रूस में जो है, जो रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है वहीं पे बैकाल झील है। अब बैकाल झील क्यों फेमस है ये जानिए। दुनिया में सबसे गहरा झील के नाम से जाना जाता है बैकाल झील। और वैसे भी सबसे जो गहरा झील रहेगा वो बिल्कुल बेकार लगेगा। तो यदि सवाल में पूछ ले दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। ये पूछ ले बैकाल झील किस देश में है? तो सोवियत संघ में भी पूछ ले कौन सा देश में? तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। ठीक है, तो पूछा बैकाल झील कहाँ स्थित है? सोवियत संघ में। क्यों फेमस है? दुनिया के सबसे गहरा झील के लिए। आगे है कि शारदा एक्ट संबंधित है। देखिए, शारदा एक्ट जो है बाल विवाह संबंधी। शारदा एक्ट अधिनियम 1929 में आया था। इसमें कहा गया था कि लड़कियों की उम्र 14 वर्ष होना चाहिए और लड़का की उम्र जो है 18 वर्ष होना चाहिए विवाह के लिए। अभी तो वर्तमान में चेंज हो गया है। ठीक है, बाद में जाकर चेंज करके बोल दिया कि लड़का की उम्र 18 वर्ष होगा और लड़की की उम्र 18 वर्ष होगा और लड़का की उम्र जो है 21 वर्ष होगा। और वर्तमान में फिर चेंजिंग होकर के आया है, जो आप देख लीजिएगा अपडेट। ठीक है, यदि नहीं जानिएगा तो हम बता देंगे आपको। तो शारदा एक्ट के संबंधित किससे है? तो बाल विवाह से। इसमें कहा गया, ये आया था 1929 में, ध्यान रखिएगा। और इसमें कहा गया था लड़की का उम्र 14 वर्ष होना चाहिए और लड़का का उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए शादी जोड़े के लिए। ठीक है, बाद में जाके चेंज कर दिया गया, जो कि बहुत दिन तक रहा था। 18 वर्ष चाहिए लड़की के लिए और लड़का के लिए उम्र क्या चाहिए? 21 वर्ष। वर्तमान में जाकर के एक अपडेट और आया है, जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हम बता देंगे आपको। आगे कहता है, पुराने चित्र को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया? मान लीजिए कोई पुराना चित्र है, पड़ा हुआ बहुत दिन से, दिख नहीं रहा है, उसको चाहते हैं फिर से दिखने के लिए। तो उसके ऊपर जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डाल दीजिएगा ना, तो वो फिर से चित्र दिखना शुरू होगा ना। तो बहुत ज़्यादा चित्र बहुत पड़ा हुआ रहता है, दिखता नहीं है, उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालिएगा तो वो चित्र फिर से क्या हो जाएगा? साफ सुथरा दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, पुराने चित्र को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। एकदम याद रखिए, अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिए, नर्मदा नदी के उद्गम का स्थल कहाँ है? अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं। कहता दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? देखिए, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। द्रव में यदि दाब जितना लगाइएगा उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ते चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अस्मक जनपद की राजधानी क्या है? जैसे 16 जनपद बताए थे ना, 16 में अभी तुरंत अवंती लिए थे, उसी तरह अस्मक भी जनपद थे, 16 जनपद में थे। तो अस्मक जनपद की राजधानी कहाँ पूछा है? पूछा कहाँ? तो अस्मक जनपद की राजधानी पोटली है। ध्यान रखिएगा, 16 जनपद को हम क्लियर करेंगे धीरे धीरे करके। आगे, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या जाना चाहिए? आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है,
हमारे संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो मुख्य रूप से, इससे 3 भाग होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो उसमें से जो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पूछता है। 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहला जो सदन होता है और दूसरा सदन जो होता है, तो दोनों सदन में से एक सदन होता है राज्यसभा और दूसरा सदन होता है लोकसभा। तो राज्यसभा के सदस्य यदि बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष चाहिए। तो दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 30 वर्ष, और लोकसभा के बनने के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र चाहिए। आगे चलते हैं। कहता है 6 टीके यानी टीबी के टीके का खोज किसने किया? अभी तुरंत आपको ऊपर में भी दूसरे वीडियो में बताया है कि 6 टीके यानी टीबी टीके का खोज किसने किया। आपको पता होगा टीबी टीके की रोकथाम के लिए बीसीजी टीका दिया था। बीसीजी ये होता है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस मतलब होता है जीवाणु, और कालमेट मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक का नाम है। ग्यूरिन भी वैज्ञानिक का नाम है। तो इसी में देखिए दोनों का नाम दिया हुआ है। 6 रोग यानी टीबी रोग की टीके की खोज किसने किया? तो देखिए लियोन कालमेट और केल्विन ग्यूरिन, यानी ग्यूरिन और कालमेट। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि इस वीडियो को हम और भी क्लियर करके बताए हैं उसमें टेक्निकल क्वेश्चन में।